Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस क्लास प्लस टू केमिस्ट्री। ठीक है। आपने इससे पहले एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेरे ये दोनों वीडियो भी देख लिए होंगे। इनकेस यदि नहीं देखे हैं तो ये आप जानते हैं ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो उन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैंने इस ग्रुप में आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या है, हमारे पास बात यहां पे है कि सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन है क्या? दिस इज ए होमोजीनियस binary mixture made up of two components of variable composition. Solution है क्या? This is a homogeneous binary mixture made up of two components of variable compositions. ठीक है। The one component generally in excess is called solvent and the other component generally in small amount that is called solute. ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन जो है हम जानते हैं वो हमारे पास अभी हम टेबल फॉर्म में बता रहा हूं मैं। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और बता रहे हैं कि एग्जांपल। यदि पहले टाइप लें दैट इज द गैसेस सॉल्यूशंस, तो हम जानते हैं जितने भी गैसेस सॉल्यूशंस हैं उनमें जो गैस है दैट विल एक्ट एज द सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। मान लो सॉल्यूट गैस है, इसे कैसे बोलेंगे? गैस इन गैस। इसका एग्जांपल क्या है? एयर। यदि मान लो वो एक लिक्विड है तो क्या बोलेंगे? लिक्विड इन गैस। तो इसका एग्जांपल क्या है? वाटर वेपर्स। और जब मैं बोलता हूं सॉल्यूट क्या है? गैस, तो इसे क्या बोलेंगे? गैस इन गैस। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? सॉरी, सॉलिड इन गैस। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? स्मोक। ये है गैसेस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट ले रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होंगे? दैट इज ऑलवेज ए लिक्विड। अब सॉल्यूट एक गैस भी हो सकता है, एक लिक्विड भी हो सकता है, इवन एक सॉलिड भी हो सकता है। So whenever a gas is dissolved in a liquid, for example क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर। किसमें? सोडा वाटर बॉटल्स में। लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल आपके पास क्या है? जैसे इथेनॉल इज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। एंड सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? जैसे हम घरों में शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर। अब नेक्स्ट टाइप है सॉलिड सॉल्यूशंस। इनमें क्या है? सॉल्वेंट जो है दैट इज ए सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है? वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। पहला केस है व्हेनेवर ए गैस इज डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल क्या है? अमलगम। ठीक है। जैसे जिंक मरकरी अमलगम आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास
alloys. ठीक है, so these all are the different types of solutions. Next question. Next question है, suppose a solid solution is formed between the two substances, one whose particles are very large and other whose particles are very small. What type of solid solution is this likely to be? कि आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूशन बना है जिसमें सॉल्वेंट कहे सॉलिड है, अब उसमें दूसरा सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस उनमें से कोई भी हो सकता है। अब क्या बताया कि भैया एक सब्सटेंस है उसके पार्टिकल तो बड़े हैं और दूसरे के पार्टिकल छोटे हैं, तो इससे किस टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा? तो दिस इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब क्या होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन? तो आपके पास क्या देखना है, जिस सब्सटेंस के पार्टिकल बड़े हैं इसका मतलब उनके पास क्या होगी, इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी, वैकेंट साइट्स, और दूसरे सब्सटेंस जिसके पार्टिकल स्मॉल हैं वो उनके अंदर जाके वहां फिट हो जाएंगे, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटियम, ठीक है। सो इन दिस द सॉल्यूट जो है दिस इज ए हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल जो है वो क्या है, प्लेटियम के वेकेंट स्पेसेस यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके ऑक्युपाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डेफिनेशन है, पहली है मोल फ्रैक्शन, आपको डेफिनेशंस मैंने बताई भी है। मोल फ्रैक्शन है क्या हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन है क्या हमारे पास, दिस इज द रेशियो ऑफ number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in given solution. अब मोल फ्रैक्शन को किससे शो करते हैं, कैपिटल एच से, और जैसे मैंने आपको बताया सॉल्वेंट को ए से, यानी कि यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, एच ए। तो ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एच से इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सेम वे से एच बी क्या होगा, वो होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एच से प्लस एच बी दैट इज इक्वल टू 1। एक चीज और देखेंगे, जो मोल फ्रैक्शन है इट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है हमारे पास, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, कंडीशन क्या है इन किलोग्राम, और यूनिट क्या होगा इसका, दिस इज यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट पूछा है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी से मिलता हुआ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, वहां क्या था 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां है डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और फार्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसका यूनिट होगा, यूनिट इज मोल पर लीटर। नेक्स्ट है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोले या इसे परसेंटेज बाय मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ वन टाइप दैट इज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और क्या डेफिनेशन होती है, मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू पी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in the laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of acid if the density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर? ठीक है, अब जरा यहां देखेंगे हम ध्यान से। आपको बोला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। इस लाइन के अंदर कुछ हिडन छुपा है, डेफिनेट हिडन पार्ट है, कुछ वैल्यूज है वो देखना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सोल्यूट कौन सा है। सोल्यूट है हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला क्या है उसका HNO3। उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय बी। सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, एक्वा सॉल्यूशन है, तो यानी कि सॉल्वेंट कैसा है, वाटर। फॉर्मूला है H2O एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अब जब हम देखते हैं 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास यानी कि परसेंटेज बाय मास, तो दिस इज ऑफ वन टाइप दैट इज W अपॉन W। अब क्या होती है डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट किस चीज के इक्विवेलेंट है, इसके, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 68 ग्राम। तो आप क्या कहेंगे 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन का सेकंड पार्ट सेम रहता है। तो अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपको है 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, और हमें पता है नाइट्रिक एसिड क्या है, सॉल्यूट, और ग्राम किसका यूनिट है, मास का, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना है 68 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट सेम है, यानी कि W सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो WA मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, W सॉल्यूशन माइनस WB, यानी कि 100 माइनस 68 दैट इज 32 ग्राम, ये चीज आएगा। अब इसके अलावा आपको क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब जरा देखेंगे कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी है और डेंसिटी भी है, तो इन दोनों को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.504। तो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू 66.49 मिलीलीटर, यह आ जाएगा हमारे पास है। ठीक है, अब इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की हम डेफिनेशन भी जानते हैं, फार्मूला भी, मोलैरिटी होता है क्या है, अभी पीछे पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB चाहिए मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा आपके पास, देखिएगा NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और NB क्या होता है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब जरा देखेंगे इस फार्मूले के लिए हमें जो जो चाहिए, क्या हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। WB अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, लीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। MB हमें चाहिए, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है HNO3। सो MB की वैल्यू यदि हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 63 ग्राम पर मोल। अब ये सभी वैल्यूज यहां रखेंगे तो मोलारिटी वाले फार्मूले की वैल्यू रखी, WB है हमारे पास 68, MB है 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है 66.49 अपॉन 1000, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया लीटर में। अब मोलारिटी का यहाँ आंसर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 16.23 मोल पर लीटर। सो दिस विल बी द मोलारिटी। आप देख लीजिए एक बार इसे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज
10% weight by weight या mass by mass. What will be the molality? एक तो molality पूछा है, दूसरा mole fraction of each component in solution. साथ में कहा है if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर then what shall be the molarity of solution, यानी कि तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन किस चीज का है, ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है। किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसे किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। गिवन क्या है, 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, और मेंशन क्या है, मास बाय मास या वेट बाय वेट। तो ये होता क्या है, आपको पता है परसेंटेज बाय मास आप जानते हैं क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस लाइन से जरा देखिए क्या क्या चीजें हमें पता चल गई है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट का मास डब्ल्यू भी कितना है, 10 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। एक तो ये चीज हो गया। और क्या मेंशन है, आप देखिएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आप देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। आप देखते हैं मोलैलिटी चाहिए और मोलैरिटी चाहिए, दोनों के लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, किसके, सॉल्यूट के, यानी कि एनबी निकालना है। और एनबी कैसे निकलता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है, सेसिड एस्टर ओसिड्स। मोलर मास को किस सिंबल से लिखेंगे, एमबी से। तो निकालेंगे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। सोल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 180 ग्राम पर मोल। और साथ ही साथ हम निकाल लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ग्लूकोज एनबी। और एनबी क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब वैल्यूज रखेंगे, डब्ल्यू बी के हमारे पास 10 और एम बी कितना है, 180। अब ये चीजें हमने निकाल के रख दी। अब शुरू करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज हमें ये फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एनबी अपॉन डब्ल्यू इन किलोग्राम। अब एनबी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू 10 अपॉन 180 है। डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास 90, लेकिन वो ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ऊपर चला गया। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां सोल्व करने के बाद हमारे पास मोलैलिटी जो है वो कितनी आएगी, 0.62 मोल पर किलोग्राम। दिस विल बी द मोलैलिटी। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, हमारे पास ग्लूकोज का भी और साथ साथ वाटर का भी। तो पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हम ये भी जानते हैं ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट। तो इसको किससे शो करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को एचबी से। और एचबी किसके इक्विवेलेंट होगा, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। एनबी तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन एनए पहले निकाल लें। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, एनए वो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 90। एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम जानते हैं, वाटर का मोलर मास कितना है 18, बहुत ज्यादा हमने निकाला भी है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है। अब यदि इसमें पुटअप करते हैं, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एस बी क्या होगा, वैल्यू पुटअप करेंगे। एन बी हमारे पास है, देखेंगे 10 अपॉन 180 डिवाइड बाय 10 अपॉन 180 प्लस 90 अपॉन 18।
जब इसे सोल्व करेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.011। ठीक है। अब यदि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो क्या होगा, एच सी, और एच सी किसका एलिमेंट है, 1 - HP, यानी कि 1 - 0.011। इसे सोल्व करेंगे तो 0.089। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 0.989, सॉरी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड आउट मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब NB क्या है, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, WB हमारे पास 10, MB है 180, और जरा देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें यहाँ निकाला भी था, वो कहाँ है, अभी देखते हैं, नहीं वॉल्यूम नहीं निकाला तो वॉल्यूम अब निकाल देते हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 अपॉन डेंसिटी क्या है 1.2। ठीक है। तो यहां पर यदि देखें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो मिलीलीटर में आया, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 अपॉन 1.2, साथ में क्या होगा 1000 से और डिवाइड हो जाएगा। तो यदि ये देंगे तो ये 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000 क्या होगा 1200। ये चीज ये यहाँ पुटअप होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमारी कितनी आएगी आप देखेंगे, मोलैरिटी हमारी होगी 0.66 मोल पर लीटर। दिस शुड बी द मोलैरिटी। ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी के क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमने इस तरह से निकाला है, डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमें गिवन थे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, very important question. How many milliliter of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and NaHCO3 containing equimolar amounts of both? कि हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 का। ठीक है। हमने उसको कंप्लीटली रिएक्ट कराना है किसके साथ, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ। तो आपसे पूछते हैं कि HCl का कितना मिली, मतलब ऐसा सॉल्यूशन हमें कितने मिलीलीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है। यानी कि हमें उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है जो इसको कंप्लीटली रिएक्ट कर सके। तो आपने पहले देखा है कि भैया हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है किसका, सोडियम कार्बोनेट और NaCO3। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सपोज अपनी तरफ से जूम करते हैं, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर, मान लो वो क्या माना हमने H ग्राम, तो मास ऑफ NaHCO3 इन मिक्सचर वो कितना आ जाएगा 1 - H ग्राम। ठीक है। ये चीज आ जाएगा। अब हमने क्या बनाया, मोल्स बनाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, वो क्या होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो Na2CO3 का मास कितना है H अपॉन, यदि मोलर मास निकालेंगे तो इसका क्या होता है 106, निकाल के आप दे सकते हैं। नंबर मोल्स ऑफ NaHCO3 वो कितना होगा 1 - H अपॉन NaHCO3 का मोलर मास कितना है 84। ठीक है। ये हमने कर लिया। अब उसने क्या बोला है कि इस 1 ग्राम मिक्सचर में इन दोनों के इक्विमोलर अमाउंट से, यानी कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, यानी कि ATQ मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मोल्स ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि H अपॉन 106 इक्वल टू 1 - H अपॉन 84। ठीक है। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 84H इक्वल टू 106 माइनस 106H, तो 84H प्लस 106H इक्वल टू 106, 190H इक्वल टू 106। तो यहां से H की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आएगी, H की वैल्यू होगी हमारे पास 0.558। ठीक है। इट मींस हमारे पास मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 0.558 ग्राम, और मास ऑफ
NaHCO3 वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.558 यानी कि 0.442 ग्राम ये आ जाएगा। अब हम दोनों के मोल्स बनाएंगे तो किसी में मर्जी रख लो क्योंकि मोल्स इक्वल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाला तो वो क्या है H अपॉन 106 यानी कि 0.558 अपॉन 106। तो इसे जब सोल्व करेंगे ये आएगा 0.00526। ठीक है मोल्स। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट के मोल्स भी इतने हैं तो सेम वे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 वो भी क्या होंगे क्योंकि दोनों इक्विमोलर हैं तो उसके मोल्स भी क्या होंगे 0.00526 मोल। पहले यहां तक देखिएगा ये सब समझ आ गया कि नहीं आ गया है। अब आपके पास देखा दोनों के मोल्स बराबर हैं। ठीक है। अब हमने इनके मोल्स को रिएक्ट कराना है किसके साथ कराना है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ। तो जरा देखेंगे पहले हम कि हमारे पास क्या है। तो अब बात करते हैं मान लो जिस समय सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या हो बनेगा NaCl वाटर CO2 और इसे बैलेंस करते हैं तो यहां 2 मोल्स आ जाएगा। और जिस समय NaHCO3 रिएक्शन करता है HCl के साथ NaCl वाटर प्लस CO2 तब जरा यूनिटी मेथड देखें यदि सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल है तो HCl के कितने मोल रिक्वायर्ड है 2। और यदि सोडियम कार्बोनेट के 0.00526 मोल है तो इसके क्या होंगे 2 इंटू 0.00526 मोल। कितने मोल से रिक्वायर्ड है HCl के। ऐसे ही NaCO3 का जिसमें 1 मोल है तो यहाँ 1 मोल और दी NaCO3 के हमारे पास 0.00526 मोल है तो HCl भी कितना रिक्वायर्ड होगा 0.00526 मोल। अब मेरे पास क्या है इन दोनों का मिक्सचर है तो यानी कि टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड वो कितना होगा 2 इंटू सोडियम कार्बोनेट के लिए इतने मोल्स चाहिए और उसके लिए इतने चाहिए यानी कि ऐड कर दो 2 इंटू 0.00526 प्लस 1 इंटू 0.00526। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01578। ये चीज आ जाएगा हमारे पास कितने मोल से रिक्वायर्ड है। अब ये हमारे पास गिवन क्या है एक्सेल किस फॉर्म में गिवन है सॉल्यूशन के फॉर्म में और क्या दिया है 0.1 मोलर एक्सेल। तो 0.1 मोलर एक्सेल का मतलब क्या है न ये 1 मोलर 0.1 मोलर एक्सेल मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस 0.1 mole of HCl is present या is dissolved in 1 liter means 1000 ml of solution। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां हमने क्या देखा कि भैया जिस समय हमारे पास ये सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास 0.1 मोल इट मीन यदि मेरे को 0.1 मोल HCl चाहिए तो मुझे सॉल्यूशन कितना रिक्वायर्ड है 1000 ml। ठीक है। तो अब हमें क्या है इतने मोल्स चाहिए तो यूनिटी मेथड चलेगा तो आप क्या कहेंगे फॉर 0.1 molar HCl the volume of solution required वो कितना है 1000 ml। 1 के लिए 1000 अपॉन 0.1 और 0.00 सॉरी 0 पॉइंट एक बार मैं यहां दोबारा लिखता हूं ये क्या है 0.01578 के लिए तो क्या होगा 1000 अपॉन 0.1 इंटू 0.01578। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 157.8 मिलीलीटर। इट मींस हमें ये सॉल्यूशन कितना रिक्वायर्ड है 157.8 मिलीलीटर सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक बार इसे दोबारा देख लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट percentage composition in terms of mass of solution obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। यानी कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का टोटल मास 300 ग्राम है, दूसरे का 400 ग्राम है। पहले वाला सॉल्यूशन है वो 25% बाय मास वाला है और दूसरा क्या है 40% बाय मास का है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो उसके बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर हमें पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि उसकी मास परसेंटेज चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट सॉल्यूशन, जो पहला सॉल्यूशन है आपने देखा उसमें मेंशन क्या है 25% बाय मास। इट मींस हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम और उसमें सोल्यूट का मास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25%। तो 25% ऑफ 300 और इसे सोल्व करेंगे 75 ग्राम। इन सेकेंड सॉल्यूशन, जो सेकेंड सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 400 ग्राम और उसमें बताया दैट इज 40% बाय मास, यानी कि उसमें 100 ग्राम में से 40 ग्राम क्या है सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा 40% ऑफ 400, यानी किसे सोल्व करा 160 ग्राम। अब हमने इन दोनों को मिक्स करना है। ऑन मिक्सिंग, जब मिक्स किया देन टोटल मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का टोटल मास क्या होगा 75 प्लस 160 दैट इज 235 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 400 दैट इज 700 ग्राम। अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। अब जो सॉल्यूशन मिक्स करने का बना है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो उसमें क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 235, पूरे सॉल्यूशन का मास 700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसे सोल्व करेंगे दिस इज 33.57%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मास परसेंटेज हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और एक मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, और वाटर हम जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया हमारा सॉल्यूट, फॉर्मूला है C2H6O2। रिप्रेजेंट किससे किया हमने, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। सॉल्वेंट कौन सा हमारा वाटर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो 222.6 ग्राम ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि डब्ल्यू बी कितना है 222.6 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। डब्ल्यू ए कितना है 200 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या होगा आप जानते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि 200 प्लस 222.6 दैट इज 422.6 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया है, रो सॉल्यूशन कितना है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास 422.6 डिवाइड बाय 1.072। इसे सोल्व करेंगे तो दिस इज 394.2 ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीज निकालना है। सबसे पहले से निकालनी है मोलैलिटी,
मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एनबी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और एनबी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब डब्ल्यू बी अवेलेबल है, डब्ल्यू अवेलेबल है लेकिन एम बी नहीं है, तो एम बी हम निकालेंगे, दैट इज मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला है C2H6O2। कार्बन के 2 एटम है, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन के 6 है 6 × 1 और उसमें 2 × 16। तो देखिए तो ये टोटल आएगा 62 ग्राम पर मोल। जब पुटअप करेंगे, डब्ल्यू बी है हमारे पास 222.6 अपॉन 62 इंटू डब्ल्यू ए 200 ग्राम, और किलोग्राम में करें तो 200 अपॉन 1000, और इसे सोल्व करेंगे तो यहां हमारे पास मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 17.95 मोल पर किलोग्राम। दिस इज मोलैलिटी। अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछे फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी भी निकालनी है। तो देखिए मोलैरिटी कैसे होगा, अब थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं, रब कर देते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब पूछा क्या है मोलैरिटी, तो देखिएगा मोलैरिटी क्या होगा, एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और एन बी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और जब वैल्यू रखी तो डब्ल्यू बी 222.6, एम बी 62, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में आया 394.2 अपॉन 1000 है, 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारी निकल के आएगी, दैट इज 9.11 एम, 9.11 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass, और next determine the molality of chloroform in the water sample. तो आपको बताया कि भैया क्लोरोफॉर्म वाटर है, वाटर में कंटेमिनेशन किससे हुई है, क्लोरोफॉर्म से, यानी कि क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसे, बी से। सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब आपको बोला है कि भैया गिवन क्या है, लेवल ऑफ कंटेमिनेशन क्या है, 15 ppm बाय मास। तो 15 ppm बाय मास मींस क्या होगा, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि डाटा क्या क्या गिवन है। तो 15 ग्राम ऑफ CaCl3, CaCl3 सोल्यूट है, यानी कि डब्ल्यू भी क्या होगा, 15 ग्राम। डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या है, 10⁶, यानी कि 10 लाख ग्राम। डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी, यानी कि 10 लाख माइनस 15, तो दैट इज 999985 ग्राम। अब पहली चीज आपने पूछी है फाइंड आउट परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन इंटू 100। तो डब्ल्यू बी है 15, डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये करा,
इसे सोल्व करेंगे, दिस इज 0.0015%। ये तो आ गया हमारे पास क्या चीज, परसेंटेज बाय मास। अब सेकंड थिंग हमें निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, एनबी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब डब्ल्यू बी अवेलेबल है, डब्ल्यू अवेलेबल है, लेकिन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, तो हमने निकाल दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है क्लोरोफॉर्म CH3। जब इसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन के 1 एटम 1 into 12, हाइड्रोजन के 1 एटम 1 into 1, और क्लोरीन के 3 एटम 3 into 35.5। इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। अब ये वैल्यूज रखी तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी है हमारे पास 15, एम बी है हमारे पास 119.5 इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में कितना है ये चीज। अब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो 1000 ही डिवाइड 1000 चल जाएगा ऊपर, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी आएगी हमारे पास 0.000126 मोल पर किलोग्राम। So this will be the molality of solution. Next question is, what role does the molecular interactions play in a solution of alcohol and water? अब अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रहेंगे इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, अल्कोहल है चाहे वाटर है, देयर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में ही क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट whenever alcohols are dissolved in water, then the intermolecular hydrogen bonding in alcohol and water mixture is weaker than that of alcohol and water। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक हो जाएंगी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन become higher, become more than that of compound, become more, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, देन द सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और आप जानते हैं यदि वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर मिक्सचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विल डिक्रीज। तो याद रहिएगा, अल्कोहल और वाटर दोनों में ही क्या है, यदि अल्कोहल के मॉलिक्यूल अलग से हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अलग से हैं, तो उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट जब अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं तो उस समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी होंगी, वीक। Forces of attraction weak होंगी, then vapor pressure of component as well as vapor pressure of mixture that will increase than that of expected value। और यदि वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन कैसे शो करेगा, द सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन होगी देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर क्या है, दैट विल डिक्रीज एंड मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स आर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। तो जब भी हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं और उस समय में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, देन डेल्टा एच वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच वैल्यू क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और आप देख रहे हैं इसमें ये रिवर्सिबल साइन यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है। और आपने प्लस वन में पढ़ा है लीच चैप्टर प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू लीच चैप्टर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। इट मीन यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो वहां पर यदि टेम्परेचर जितना कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
is inversely proportional to temperature. So जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो solubility इंक्रीज होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility डिक्रीज हो जाएगी. And that's why gases always tend to become less soluble in liquid as the temperature is raised. This is according to the Lichet principle. Next topic. Next question is state Henry's law and mention some of its application. तो Henry's law क्या है हमारे पास? According to this law, the mass of any gas dissolved in unit volume of liquid solvent is directly proportional to pressure of that gas in equilibrium with the liquid. ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है. सो इफ मास ऑफ गैस डिसॉल्व को हम यदि m से शो करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस को p से, तो m प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो m इक्वल टू kh इनटू p. सो दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन हेनरीज लॉ की. इसी तरह से सेकंड डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस dissolved in a solvent, liquid solvent, is directly proportional to mole fraction of that gas. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस है, नाम उसका है O A. तो फॉर गैस है पार्शियल प्रेशर क्या होगा? Pa प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी कि H से, Pa प्रोपोर्शनल टू H से. तो जब ये साइन हटा दे तो क्या आएगा? Pa इक्वल टू KH इंटू H से. दिस इज सेकेंड डेफिनेशन. अब आती है एप्लीकेशंस. हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? वी नो अबाउट द सोडा वाटर बॉटल. सोडा वाटर बॉटल में जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है. सो आपने क्या देखा होगा? सोडा वाटर बॉटल जो है दे आर सील्ड एट द टॉप विद ए, ये कहेंगे हमारे पास आयरन कैप, या ये कहेंगे एल्यूमिनियम कैप से उन्हें सील किया जाता है विद हाई प्रेशर. अब क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व स्टेट में रहेगी. लेकिन जैसे ही हम उसे ढक्कन को हटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है? दोबारा से डिक्रीज कर जाती है. तो आप क्या बताएंगे? द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड एट टॉप विद एल्यूमिनियम कैप by applying high pressure so that carbon dioxide gas must be more soluble in water. In that bottle. अब सेकेंड एप्लीकेशन देते हैं हेनरीज लॉ की. सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? आपने पढ़ा भी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर. रीजन क्या है? एक कोल्ड वाटर है, दूसरा क्या है? वार्म वाटर है. कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में से यदि हम देख के चलें तो कोल्ड वाटर जो है इट इज हैविंग द लो टेम्परेचर, वार्म वाटर मींस हाई टेम्परेचर. ठीक है. अब जो KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मींस कोल्ड वाटर के अंदर जो हमारे पास है टेम्परेचर लो है, यानी कि उसमें KH वैल्यू लो होगी. ठीक है. और वार्म वाटर में KH वैल्यू क्या है? हाई होगी. अब हम ये भी जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, और एक्वेटिक स्पीशीज जो है दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट ऑक्सीजन गैस फॉर देयर सर्वाइवल. सो इफ ऑक्सीजन गैस इन सफिशिएंट अमाउंट में होगी तो उनका सर्वाइवल क्या है? इजी रहेगा. यदि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम देख रहे हैं, वी नो एट हाई टेम्परेचर KH वैल्यू विल बिकम हाई एंड solubility of oxygen gas in water जो है it is inversely proportional to KH. So यदि KH वैल्यू हाई है तो solubility of oxygen gas क्या है? कम हो जाएगी. इसका मतलब वार्म वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस क्या है? कम होगी. एंड द एक्वेटिक स्पीशीज विल फील अनकंफर्टेबल इन वार्म वाटर. क्लियर हो गया चीज? सो आप ये बताएंगे द एक्वेटिक स्पीशीज विल मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. इट इज ड्यू टू द लो टेम्परेचर. And because at low temperature, the KH value of oxygen gas dissolved in water will be less, and KH is less, then solubility will be high. थर्ड है हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन है सी डाइवर्स का केस है आपके पास. देखिए
सो ये है हमारे पास स्कूबा डाइवर्स जो है, 10 सिलेंडर्स और स्कूबा डाइवर्स are filled with oxygen nitrogen mixture diluted with helium। जो हमारे पास स्कूबा डाइवर्स हैं, समुद्री गोताखोर हैं, उनके जो सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर तो है, लेकिन उसमें साथ साथ हीलियम भी डाली जाती है। रीजन क्या है? बिकॉज जो नाइट्रोजन है, ड्यू टू इट्स हाई प्रेशर इट्स सॉल्युबिलिटी इज मोर, एंड व्हेनेवर द पर्सन विल गो एट द बॉटम, जो बॉटम में जाएगा तो उस समय में क्या होगा, द नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेनेवर द पर्सन विल फील एट कम एट द बॉटम, सरफेस पे आएगा तो क्या होगा उस केस में, N2 गैस जो है, बिकॉज ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी इट टेंड्स टू रिमेन सॉल्युबल इन द ब्लड, वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल रहना चाहेगा, और यदि वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल रहना चाहेगा तो यानी कि N2 गैस बबल्स के रूप में बाहर निकलते हैं, देन N2 गैस विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड पर्सन विल फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो उस केस में यदि यहां पर हीलियम यदि इसमें डली होगी तो हीलियम क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस, N2 की सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा, और इस तरह से पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द, जो हम कहते हैं ना कि जब स्कूबा डाइवर्स सिलेंडर यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही होता, उसमें हीलियम ना होती, तो नाइट्रोजन बबल्स के रूप में बाहर निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डीकम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5.00 into 10 minus 2 gram of ethane, then what would be the partial pressure of that gas? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बताया है partial pressure of ethane over a solution containing this 1 gram of ethane is 1 bar, यानी कि पहली कंडीशन में मास ऑफ इथेन कितना है आपके पास, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन का फॉर्मूला C2H6, वो कितना है, 1 बार। अब आपको सेकंड कंडीशन बोली है कि जब मास ऑफ इथेन अब की बार 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम है, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन क्या होगा। तो आप पहले लेंगे केस 1। केस 1 में आप देखिए मास ऑफ इथेन मेंशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन मेंशन है। सो वी नो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है, मास ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, या कहेंगे मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। पुट वैल्यूज 6.56 इंटू 10⁻³ इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर 1। तो यहां से KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.56 इंटू 10⁻³ बार। आप जानते हैं प्रेशर और केस दोनों का यूनिट सेम रहता है। ठीक है, बाहर ना होके यहां पे ये वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, ये ग्राम पर बार आई है यहां पे। अब जब गैस सेम है तो सेकंड केस में KH क्या है, सेम रहेगी। अब आप देखिए सेकंड केस में लगाएं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ देखें तो मास ऑफ एनी गैस इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब मास हमारे पास कितना दिया है, 5.00 इंटू 10⁻², KH की वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻³ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। तो ये यहां से सोल्व करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन कितना आएगा, 5.00 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 6.56 इंटू 10⁻³। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7.63 bar. So this will be the partial pressure of ethane. Next question. Next question है, according to Raoult's law, what is meant by positive and negative deviations, and how is the sign of delta H related to positive and negative deviation from the Raoult's law? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, we know
नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. तो उसी के बारे में क्वेश्चन है. देखिए we know non आइडियल सॉल्यूशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन and second is showing negative deviation. अब पॉजिटिव डेविएशन वालों में क्या क्या फीचर है, नेगेटिव डेविएशन वालों में क्या क्या फीचर है. We know in first case whenever we are having a non-ideal solution showing positive deviation, then in this case the partial vapor pressure component is always greater than expected value according to Raoult's law. यानी कि Pa की वैल्यू जो है वो P नॉट इंटू एच के इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन उससे ग्रेटर है. सेम वैसे पीबी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू एच बी के इक्वल आनी चाहिए थी, उससे ज्यादा है. और पी सॉल्यूशन जो है वो क्या है, पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी इनसे ज्यादा है पॉजिटिव डेविएशन में. जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यानी कि एक्सपेक्टेड से क्या है, कम है. यानी कि पीबी वैल्यू पी नॉट बी इंटू एच बी से कम है और पी सॉल्यूशन जो है P नॉट बी इंटू एच बी प्लस P नॉट इंटू एच से इससे कम है. सेकेंड थिंग, इन द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो. इट मींस जब भी दो कंपोनेंट मिक्स होंगे तो उस समय में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक. जबकि इसके केस में क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव होगी, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक. थर्ड है डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या है, ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम चेंज. इट मीन यदि हम 10 और 10 ml वन लिक्विड 10 ml सेकेंड लिक्विड मिलाएंगे तो होना क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम 20 ml, लेकिन यहाँ 20 से ज्यादा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. यहां पर क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो. फोर्थ है यहाँ पे, अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वाले में टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, वो ग्रेटर है. तो इसका मतलब क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी होंगी, वीक. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solvent and solute are weaker than that of solvent और solute. यहां फोर्सेस कैसी हैं, वीकर है. जबकि इस केस में फोर्सेस कैसी हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट. ठीक है. और एक और पॉइंट यदि हम इसमें बात करके चले, फिफ्थ पॉइंट यहां ले लेता हूं. इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म. और उसमें क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म. Clear? So this is about the non-ideal solution showing positive and negative deviation. Next question. Next question है, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the boiling point of solvent. What is the molecular mass of solute? तो देखिएगा हमारे पास पहले मेंशन किया है 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है दैट इज द 2% बाय मास. इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है. आप जरा देखिए क्या क्या डाटा गिवन है. 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि WB कितना है, 2 ग्राम, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो W सॉल्यूशन कितना है,
दैट इज 100 ग्राम। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी, इट मीन्स 100 माइनस 2 दैट इज 98 ग्राम। अब आपने देखा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन कितना है आपके पास 1.004 बार। अब देख रहे हैं सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। एट बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना होगा 1 एटमोसफियर, यानी कि पी नॉट ए की वैल्यू क्या है 1 एटमोसफियर। और आप जानते हैं यदि यहाँ बार में दी है पी सोल्यूशन बार में, तो इसे ही बार में बदलेंगे तो 1.013 बार। अब आपसे पूछा क्या व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमें एमपी निकालना है। अब आपने देखा सॉल्वेंट वाटर है, तो हम यहां पहले मोलर मास ऑफ वाटर भी ले लेंगे। एम में वो क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम है 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के 1 है 1 इंटू 16, टोटल है 18 ग्राम पर मोल। अब पुटअप करेंगे फॉर्मूला पे। वी नो, आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी रिलेटेड लॉरी इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, और इसमें जो लास्ट फार्मूला है जिसमें हमने ये बताया था कि हमारे पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डिल्यूट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फार्मूला जनरलाइज है। वो क्या था, पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, या ये कहेंगे एन बी क्या होता है डब्ल्यू पी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। अब यहां फॉर्मूले पुटअप करेंगे, पुट वैल्यूज। तो पी नोट ए कितना है आपके पास 1.013 माइनस पी सोल्यूशन कितना है 1.004 अपॉन पी सोल्यूशन 1.004, डब्ल्यू बी कितना है 2 ग्राम, एम में कितना है 18, एम बी हमें फाइंड आउट करना है, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास दैट इज 41 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम पर मोल हटा दीजिए तो क्या होगा 41 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स आर 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? आप सबसे पहले देखेंगे टू लिक्विड्स है हमारे पास, एक हेप्टेन दूसरा क्या है ऑक्टेन। यहां हम ए बी ना यूज करके हम नेम भी यूज कर सकते हैं। द वेपर प्रेशर टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर, सो सबसे पहले पी नॉट हेप्टेन, इसकी वैल्यू क्या दी है हमारे पास 105.2 किलो पास्कल। इसी तरह से पी नॉट ऑक्टेन, इसकी वैल्यू क्या है 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, अब हमें क्या दिया है मास ऑफ हेप्टेन, तो डब्ल्यू हेप्टेन वो कितना है 26 ग्राम, एंड मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का मास कितना दिया है 35 ग्राम। अब हमें पूछा क्या है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर मिक्सचर, यानी कि हमें पी सॉल्यूशन निकालना है। तो वी नो पी सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट है, पी नोट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नोट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो पी नोट हेप्टेन और पी नोट ऑक्टेन तो अवेलेबल है लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं है, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा मोल्स। तो मोल्स के लिए पहले क्या चाहिए मोलर मास, तो पहले मैंने निकाला मोलर मास ऑफ हेप्टेन। वी नो द फार्मूला ऑफ हेप्टेन इज C7H16, तो क्या होगा मोलर मास 7 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 1 दैट इज 100 AMU या 100 ग्राम पर मोल। और सेम वे से मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, इसका फार्मूला है C8H18, देन 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1 दैट इज 114 ग्राम पर मोल। अब बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन,
वो क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 26 अपन इसका मोलर मास कितना है 100। सेम वे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन वो क्या होगा, गिवन मास 35 अपॉन मोलर मास 140। हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। जब इसे सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन 26 अपॉन 100 ऊपर डिवाइड बाय 26 अपॉन 100 प्लस 35 अपॉन 114। तो यहां से देखेंगे कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना आना है, दैट विल बी 0.456। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना आ जाएगा, एच ऑक्टेन वो क्या होगा 1 माइनस 0.456 दैट इज 0.544। और अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इसे पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि पी सॉल्यूशन कितना होगा, वैल्यू पुटअप करेंगे पी नॉट हेप्टेन 105.2 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 0.456 प्लस पी नॉट ऑक्टेन इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे पुटअप कर रहा हूं। पी नॉट ऑक्टेन कितना है 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना है 0.544 और जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा टोटल दैट इज द 73.54 किलो पास्कल। So this will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane। ध्यान से देखिएगा। Now the next question is the vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it। तो आप देखेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या है सॉल्वेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट की वैल्यू क्या दी है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मुझे क्या निकालना है पी सॉल्यूशन निकालना है और आपको मेंशन क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 1 मोलर सॉल्यूशन of a non-volatile solute in water। तो अब इस लाइन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी है, मोलल, मोलल मीन्स मोलैलिटी और मोलैलिटी होता क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि क्या है 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 1 kilogram means 1000 gram of water। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपी है। तो 1 ग्राम मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन ये किसकी वैल्यू है एनबी की, एनबी है 1 मोल। 1000 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम। वी नो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, ठीक है मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है इसलिए मोलर मास ऑफ वाटर को क्या है एम ए से शो करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 18 ग्राम पर मोल। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा गिवन मास 1000 अपॉन मोलर मास 18 क्या देगा 55.55। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि हमने रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो P नोट ए माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नोट ए इट इज इक्वल टू HB और HB क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB, तो यहां हम HB निकाल लेंगे। NB कितना है हमारे पास 1 अपॉन Na प्लस NB 55.55 प्लस 1
यानी कि ये क्या होगा 1/60 56.55। तो पुट वैल्यूज 1/56.55 पुट वैल्यूज आप जरा देखेगा। पी नोट ए की वैल्यू क्या है 12.3 माइनस पी सॉल्यूशन ऐसे कैसे ले लिया अपॉन पी नोट ए 12.3 इक्वल टू 1/56.55। और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा, हमारे पास पी सॉल्यूशन आएगा 12.08 किलो पास्कल। तो यहां से जब हम पी सॉल्यूशन निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12.08 किलो पास्कल। So this is our question. Next question. Next question है calculate the mass of a non-volatile solute. Molecular mass दिया है 40 ग्राम पर मोल that should be dissolved in 114 gram of an octane to reduce its pressure to 80%. ठीक है, आप देखना है क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नेम नहीं बताया, और उसका मोलर मास क्या दिया है 40 ग्राम पर मोल। यानी कि सोल्यूट कौन सा है हमारे पास, दैट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सॉल्वेंट हमारे पास है ऑक्टेन, फार्मूला है C8H18, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, अब हमें क्या है मोलर मास दिया है सोल्यूट का, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल, दैट शुड बी डिसॉल्व्ड। डब्ल्यू भी हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि डब्ल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ग्राम किसका यूनिट है मास का, किसका है मास ऑक्टेन का, ऑक्टेन सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 114 ग्राम। टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, कि प्रेशर कितना हो जाए 80%। तो यहां हम अज्यूम करेंगे वी नो पी नोट ए, सॉरी वी नो नहीं कहेंगे, सपोज हमने अज्यूम किया कि पी नोट ए हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया 1 एटमोस्फेयर है, तो पी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 80% ऑफ पी नोट ए, यानी कि क्या होगा 80/100 इंटू 1, सोल्व करेंगे दिस इज 0.8 एटमोस्फेयर। अब पुट वैल्यूज, यहां हम पहले एक मोलर मास निकाल लेंगे किसका सोल्यूट का, सॉल्वेंट का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma क्या होगा फॉर ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18 है, तो 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1 टोटल होगा 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने रिलेटिव लॉइंग का फार्मूला पढ़ा है, जो लास्ट फार्मूला था हमारे पास जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल था, कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डिल्यूट सॉल्यूशन, क्या फार्मूला था पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था NB अपॉन Na, और NB अपॉन Na क्या होता है WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। पुट वैल्यूज, तो पी नोट ए हमारे पास कितना है दिस इज 1 माइनस पी सॉल्यूशन कितना है 0.8 डिवाइड बाय पी सॉल्यूशन कितना है 0.8, डब्ल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है, एम ए कितना है 114, एम बी कितना दिया है 40, और डब्ल्यू ए हमारे पास कितना है दैट इज द 114, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से डब्ल्यू बी का आंसर कितना आएगा 10 ग्राम, यानी कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कितना है 10 ग्राम। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। यहां हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए हैं, और 18 के बाद जो 19 से ऑनवर्ड्स यानी कि बाकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो इन केस यदि आपको क्वेश्चन के दौरान किसी फार्मूला को पुट अप करने में कुछ डिफिकल्टी फील हो रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के वीडियो का लिंक भी साथ में शेयर किया है,
आप उसे देख लीजिएगा, और साथ साथ एनसीईआरटी इन टेस्ट क्वेश्चंस का वीडियो भी आप उसे जरूर देखिएगा, जो मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको कहीं पर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें किन किन टेक्निक्स का ध्यान रखना है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।